तो राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन राज्य का सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी हलचल हर दिन तेज हो रही है। आज यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली, शक्ति प्रदर्शन किया। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती भी है आज। इस मौके पर खुद अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल चलाई, उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। कार्यकर्ताओं में जोश भरा अखिलेश के साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी लगाकर सफेद कुर्ते में दिखाई दे रहे थे। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में आज साइकिल यात्रा निकाली है। इस दौरान एसपी ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। साइकिल यात्रा पर निकलने से पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा आज कर दिया, जिससे चारों तरफ सनसनी फैल गई है। अखिलेश यादव ने कहा 2022 के चुनाव में, जो कि आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। 400 सीटें जीतने का दावा अखिलेश यादव ने कर दिया है। उन्होंने कहा जनता बीजेपी से नाराज है, बीजेपी सरकार ने जनता को धोखा दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी 400 सीटों तक जा सकती है। जरा सुनिए क्या बोले अखिलेश यादव। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। बड़ा दावा है अखिलेश यादव का। कह रहे हैं हम 400 जीतेंगे और बीजेपी को इस बार उम्मीदवार भी नहीं मिलने वाले हैं। अखिलेश जहां लखनऊ से यूपी सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या में थे। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को 1 साल पूरा होने के मौके पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए, मंदिर निर्माण की तैयारियों को परखा, साथ ही अयोध्या के कायाकल्प को लेकर चल रही योजनाओं की समीक्षा की। सीएम योगी अयोध्या से ही अन्न महोत्सव के कार्यक्रम में जुड़े। इस कार्यक्रम में खुद पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए थे। योजना के तहत करीब 80 लाख लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान योजना के लाभार्थियों से खुद संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली से अन्न का एक एक दाना जो भेजा गया वो आपकी थाली तक पहुंच रहा है। पहले की सरकारों के समय यूपी में गरीब के अनाज की जो लूट होती थी, उसके लिए अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। पीएम ने संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा, एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए जीत का गोल कर रहे हैं, वहीं देश में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ में सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कैसे बोला विरोधियों पर हमला, जरा सुनिए। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। इस बीच यूपी की सियासत में सियासी गोलबंदी का खेल भी तेज हो गया है। ओवैसी के साथ मिलकर भागीदारी मोर्चा बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करके एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। मुलाकात के बाद राजभर ने बीजेपी के साथ जाने की संभावना से इनकार नहीं किया। इस दौरान राजभर ने यह भी कह दिया, जब बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ जा सकती है तो ओवैसी के साथ बने भागीदारी मोर्चे के साथ क्यों नहीं। जरा राजभर की बात सुनिए पहले। बीजेपी में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इकबाल ऑलरेडी उनकी पार्टी में है, मंत्री भी है ना,
उसके बाद कश्मीर में जब सरकार बनानी हुई तो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बनाया। तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जब वो ये चीजें लागू कर देंगे तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजभर के बयान पर ओवैसी की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता असीम वकार ने कहा उनकी पार्टी किसी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा अगर राजभर भी बीजेपी के साथ गए तो उनको भी हराने का काम करेंगे। जरा सुनिए क्या बोले असीम वकार। हम अपनी कौम के साथ कभी भी न धोखा करेंगे और ना ही हम किसी और को अपनी कौम के साथ धोखा करने की इजाजत देंगे। हम कभी भी ऐसे किसी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी की बू आती हो। हम हर उस व्यक्ति को, हर उस पार्टी को हराने का काम करेंगे जो बीजेपी के साथ चुनाव में जाएगा। राजभर भी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो हम इन्हें भी हराएंगे। यानी राजभर की स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात ने भागीदारी मोर्चे में बड़ी दरार पैदा कर दी है। राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है। अखिलेश ने क्यों किया 400 सीटें जीतने का दावा? क्योंकि बहुत बड़ा दावा है, 400 सीटें यूपी में। और दूसरा, क्या योगी ने तोड़ दिया ओवैसी और राजभर का यह मोर्चा जिसे भागीदारी मोर्चा कहते हैं? राष्ट्र की बात में इसी पर आज बहस होगी। जल्दी से परिचय करा दूं, समाजवादी पार्टी से आज घनश्याम तिवारी आ गए हैं क्योंकि उनकी पार्टी कह रही है 400 सीटें जीतेंगे। बीजेपी से अनिला सिंह आ गई हैं। मेरे साथ आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर अरुण राजभर दिखाई दे रहे हैं जो कि ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। विनोद अग्निहोत्री आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा बढ़िया, बहुत तीखा विश्लेषण करते हैं। और मेरे साथ असीम वकार भी जुड़ने वाले हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। घनश्याम तिवारी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जब से अखिलेश जी ने सुबह ये 400 सीटें जीतने की बात कही है तब से कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, घनश्याम तिवारी, कुछ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कुछ ये सोच रहे हैं कि ये 400 सीटें कैसे, जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ उसका दावा अखिलेश कर रहे हैं। तो क्या ये हवाई दावा है क्या? नमस्कार मानक जी, मेरे सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। देखिए, मजाक क्या होता है सबसे पहले तो उस पर मैं टिप्पणी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों का धन्यवाद देता हूं जिसने समाजवादी पार्टी की इस साइकिल यात्रा को सफल बनाने के लिए और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये ठानकर कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो युवाओं को रोजगार दे सके, किसानों की आय के ऊपर काम कर सके, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जा सके। और ये जुल्म में जो नंबर 1 उत्तर प्रदेश हुआ है, कुपोषण में जो नंबर 1 उत्तर प्रदेश हुआ, युवाओं पे लाठीचार्ज नंबर 1 उत्तर प्रदेश हुआ है, बेरोजगारी में जो नंबर 1 उत्तर प्रदेश हुआ है, पूरे प्रदेश को दलदल, बारिश में दलदल बना दिया गया है, उसमें जो नंबर 1 उत्तर प्रदेश हुआ है, उस अभियान से, ऑक्सीजन के बगैर तड़पते हुए लोगों के अभियान से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दी जा सके। जहां तक 400 सीटों की बात है और मजाक की बात है, मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, मजाक किसे कहते हैं? ये आज का अखबार है, थैंक यू मोदी जी, आप देख रहे हैं इसमें डरावनी शक्ल के साथ ये जो अखबार है। ऐसे मत बोलिए, ना पर्सनल टिप्पणी मत करिए डरावनी शक्ल के। ठीक है, मुझे डरावनी लगती है, बाकी लोगों को सुहानी लगती होगी। देखिए, जिन युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, अभी कल क्या, अभी अनिला जी कुछ बोल देंगी फिर आप कहेंगे ऐसे मत बोलिए। ठीक है, आपकी बात सही है। तो मेरे सामने स्मृति ईरानी जी की भी एक तस्वीर है जो आज तक की खबर है, जो कहती है कि आपने भी चलाई होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक आधे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं। आप अखबार में टैक्स पेयर के पैसे से थैंक यू मोदी जी पोषण के ऊपर निकाल रहे हैं। आप ही की सरकार कह रही है कि देश के सर्वाधिक कुपोषित बच्चे जो हैं आप ही के प्रदेश में हैं। मजाक किसे कहते हैं? मजाक किसे कहते हैं कि आपने कहा था कि 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और उसके बाद आप 400 सीटों पे पूछ रहा हूं, आप बीजेपी की सारी वो जो आपके हिसाब से नाकामियां हैं वो गिनाने लगे। 400 सीटों का फॉर्मूला बताइए ना। मैं मजाक तो वाकई मजाक ही लग रहा है। 400 सीटें बताइए, आज तक कोई जीतना नहीं है 400 सीटें। 400 फॉर्मूला यह है कि उत्तर प्रदेश में कहीं एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र बता दीजिए जहां पर युवा बेरोजगार नहीं है, जहां किसानों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है, जहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है, जहां पर ठकुराई, महंगाई और ढिठाई से भारतीय जनता पार्टी ने हर घर परिवार को त्रस्त नहीं किया है। ऐसा कोई दर्शक नहीं है जिसके परिवार में भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के चलते उसके परिवार को कष्ट न हुआ हो। जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 मुद्दे हैं, ठकुराई, महंगाई और ढिठाई।
ठकुराई आपने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में देखा है, ठकुराई आप देखते रहे। जीएसटी ना एक सेकंड, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं। मुझे पता है कि आप हर मुद्दे पर बड़ा डिटेल में बोल सकते हैं, लेकिन आप अवॉइड करते हैं बार बार। मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं ये सवाल। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें 400 सीटें, वाकई मजाक लगता है घनश्याम तिवारी। देखिए ये तो जनता को तय करना है। अखिलेश जी ने जो कहा उसे आप फिर से प्ले कीजिए। उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम 350 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो प्रदेश की जनता कह रही है वो ये कह रही है कि हर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। और प्रदेश की जनता चाहती है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बने जो उत्तर प्रदेश को पुनः उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में, विकास की दिशा में, रोजगार की दिशा में वो तो ठीक है। और साथ ही ये भी कह दिया बीजेपी को इस बार उम्मीदवार ही नहीं मिलने वाले, टिकट लेकर घूमेंगे बीजेपी वाले। मतलब इतने बुरे हाल थोड़े हैं। अभी पंचायत चुनाव का नतीजा जो आप बार बार कोट करते हैं, उसी को अगर देख लीजिए। पंचायत चुनाव आप कहते हैं आप जीते। अगर वो सीटें भी देख लें तब भी आधा 50-50 इस तरह का मामला दिख रहा था। पर यहां यह कहना कि हम जीतेंगे 403 में से 400 सीटें, बीजेपी को उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा, या तो अति उत्साहित हो गए अखिलेश जी आज, क्योंकि बहुत दिन बाद मैदान में उतर रहे थे। लेकिन समूची समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी हुई थी और प्रदेश की समूची जनता ने उनका समर्थन किया। जहां तक अति उत्साह की बात है, यहाँ उत्साह की बात ही नहीं है। यहाँ पे पूरा प्रदेश गुस्से में है। हर वो युवा गुस्से में है जिसको कहा गया है कि तुम्हें रोजगार भी नहीं देंगे, लाठी भी मारेंगे और प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेंगे। तो इसलिए पूरा प्रदेश जहां गुस्से में है, वहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बता दे ऐसी कौन सी विधानसभा क्षेत्र है जहां पे उन्होंने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हो, अपने संकल्प पत्र किसी भी वादे को पूरा किया। अनिला जी बोलिए, आपको इस बार उम्मीदवार नहीं मिलने वाले हैं? 400 सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी। नहीं, गलत नहीं कह रहे। 404 सीटें मिलने वाली है समाजवादी पार्टी को, उसमें क्या बुरा है? बिल्कुल मजाक नहीं किया अखिलेश यादव जी ने। यादव जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। यादव जी जो कहते हैं उसको सिद्ध करके दिखाते हैं। उनको उत्तर प्रदेश में 404 से 405 सीटें बिल्कुल मिलेंगी समाजवादी पार्टी को। देखिए, ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए, मानना चाहिए। बार बार पूछ रहे थे घनश्याम तिवारी जी से कि भाई ये बताओ क्या मजाक कर रहे थे यादव जी? यादव जी बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे थे, बिल्कुल संजीदगी से बोल रहे थे। बस ये है कि वो लगातार एसी में रहते हैं ना, अचानक इतनी गर्मी में बाहर आए और वो भी साइकिल चला रहे थे, तो नंबर थोड़े गड़बड़ा गए ना। 400 का बिल्कुल उनके दिमाग में 403 तो रहा ही नहीं। और उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, उन्होंने सोचा चलो 404 या 405 सीटें हमारी आ जाएंगी। तो जब गर्मी से ऐसे दिमाग थोड़ा उल्टा सीधा हो जाता है ना, चक्कर लगते हैं। तो हीट वेव बोलते हैं, तो हीट वेव में इंसान कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसी आज अखिलेश यादव जी को पर हमला होगा, उस हमले में वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो बुरा नहीं बनाना चाहिए। मैं तो घनश्याम तिवारी जी से कहूंगी कि जरा हालचाल, ज्यादा गर्मी तबीयत तो नहीं खराब गई है। और यहाँ अनिला जी, आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, उसको ठीक करवा रहा हूं मैं, दोबारा कनेक्शन करवाता हूं ताकि आवाज थोड़ी ठीक आए। आसिम वकार भी आ गए हैं। आसिम वकार, मैं भागीदारी मोर्चे पे थोड़ी देर में पूछूंगा आपसे, पहले मैं चाह रहा हूं जरा अखिलेश यादव के 400 सीटों के दावे पर एक कमेंट करिएगा आप। अखिलेश यादव साइकिल लेकर निकल गए हैं और कह रहे हैं हम 400 सीटें जीतने वाले हैं, बाकी सारी पार्टियां, उनका बिस्तर बंद होने वाला है। नहीं, नो कमेंट सर, क्योंकि हर आदमी अपने अपने दावे कर रहा है और मैं समझता हूं कि उनको भी हक है दावा करने का। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी इसी तरह के दावे करूंगा। जनता को डिसाइड करने दीजिए कि कौन कितनी सीट जीत रहा है। सॉरी सर। अरे बताइए, 400 सीट में अभी अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के विरोधी अगर ये कहने लगे कि नो कमेंट, इसका मतलब सच भी हो सकता है। मैं तो इसको इसी तरह से लेता हूं कि इस तरह का सरप्राइज हो सकता है। शायद असीम वकार इसीलिए इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहे, जब बीजेपी 325 जीत सकती है। सर सुनिए सर, मैंने आपसे कहा आप उससे पूछते तो मैं भी इस तरह के दावे करता। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश में। हाँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। और अगर हम 100 सीट लड़ेंगे तो हम उसमें से 90 से 95 जीतने का दम रखते हैं। तो आपको मानना पड़ेगा सर, अगर हम ये बात कहेंगे तो आपको मानना पड़ेगा। और सच्चाई ये है कि हमारे बिना कोई भी सरकार हमारी मौजूदगी के बिना नहीं बनेगी। अच्छा ठीक है, अभी तक आप जब भागीदारी मोर्चा बना रहे थे तब तक तो आपके दावों में ऐसा लगता था थोड़ी गंभीरता थी,
क्योंकि आपके साथ ओम प्रकाश राजभर थे और भी छोटी छोटी पार्टियां थी। अब तो योगी जी ने तोड़ दिया आपका मोर्चा, अब तो आप अकेले रह गए। बैठे हैं अरुण राजभर, उनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर मिलके आए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, उसके बाद कह रहे थे कि सारी संभावनाएं खुली हैं। आपका मोर्चा तो टूट गया। नहीं देखिए, सुनिए अरुण राजभर बैठे हैं, मेरे व्यक्तिगत किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है, मेरा किसी से ना ही व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई है। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक चैनल को यह कहकर बयान दिया था कि जिस तरह से शहनवाज हुसैन और जफर इस्लाम जैसे लोग बीजेपी में हैं, उसी तरह से ओवैसी साहब को भी वो अपने साथ बीजेपी में लेके जाएंगे। मैंने अपने वीडियो में, अपने बयान में साफ किया कि ये हमारे ईमानदार नेता की बेइज्जती है कि आप उनको बीजेपी में लेके जाएंगे, ये बेइज्जती आपने की। दूसरा, आपने शहनवाज हुसैन और जफर इस्लाम से हमारे नेता का मिलान मिलाया, ये भी हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने बहुत खुले तौर पर कहा कि हम तो चुनाव और राजनीति करने ही बीजेपी के अगेंस्ट आए हैं, विरोध में आए हैं। जो बीजेपी के साथ अलायंस में जाएगा वो हमारा राजनीतिक दुश्मन होगा, चाहे वो राजभर साहब हो चाहे कोई भी हो। जो बीजेपी के साथ खड़ा होगा हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उसे चुनाव हराएंगे। अरे अब तो आप अकेले रह गए, कैसे हराएंगे बताइए? क्या आधार है आपका उत्तर प्रदेश में? राजभर जब थे, मोर्चा जो था, तब तक तो आपको गंभीरता से लेता कोई, अब कौन लेगा बताइए, क्यों? सर, हमें अगर गंभीरता से कोई नहीं ले रहा था या आप भी हमें गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आप हमें अपने चैनल पर डिबेट में ना बुलाते। सर, जब हम भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा नहीं थे तब भी आप हमें चैनल पर बुलाते थे, पूरी गंभीरता से आप हमारे बयानों को लेते थे, पूरी गंभीरता से आप हमें अपनी डिबेट्स में हिस्सा बनाते थे। ये बात साबित करता है कि हम वजूद में हैं, हम वजूद में हैं सर। ओके, ऑलराइट। और वजूद में हम पहले भी थे और आज भी हैं। ठीक है अरुण राजभर, और कल भी रहेंगे। ठीक है अरुण, इसका मतलब अब मेरे ख्याल से कोई शक नहीं रह जाना चाहिए, साफ साफ कह दीजिए, बता दीजिए कि बीजेपी के साथ जाने का आपका विकल्प खुला है एक बार फिर से। देखिए, जिस तरीके कयास लोग लगा रहे हैं, ये निराधार कयास लगा रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा एक तस्वीर आई थी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले और माननीय अखिलेश यादव जी भी मुलाकात किए। तो इसका ये मायने नहीं था कि वो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के लिए। शिष्टाचार मुलाकात के एक अलग मायने होते हैं और राजनीतिक गठबंधन के एक अलग मायने होते हैं। हमने माननीय ओवैसी जी से जब मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात की पूरी कहानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उनको बता दिया। अब वकार साहब कहां से बताते हैं, कहां से सोचते हैं, ये यही बता सकते हैं, लेकिन हमारे नेता सबको सारी चीजें बता करके ही सारी चीज को करते हैं। लेकिन जैसा कि बयान आ रहे हैं कि हम भाजपा के साथ जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने तय कर दिया है कि हम भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करने में लगे हुए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमको जाना ही होता तो हम भारतीय जनता पार्टी से अलग क्यों होते? हम दो मंत्री हमारे थे, एक कैबिनेट मंत्री थे, 2 राज्य मंत्री थे, 6 सदस्य थे अगर निगमों में, हम क्यों छोड़ते? हम सत्ता में बने रहते और समाज के लिए लड़ते। लेकिन जब देखा कि जिन मुद्दों को लेकर हमने गठबंधन किया था, चाहे वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की मामला हो, चाहे पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के मामला हो, चाहे निःशुल्क शिक्षा के सवाल का मामला हो, चाहे निःशुल्क रोजगार के सवाल का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला, जो हम लेकर के उनके साथ गए थे, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया तो हमने लोकसभा में उनका साथ छोड़ दिया। अब इसलिए कयास लगाया जाना। अरुण, आप यहाँ कुछ और कह रहे हैं, आपके पिताजी कुछ और कह रहे थे कल तक। वो ये कह रहे थे कि बीजेपी के साथ हम जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? हमारी मांगे मान ले अगर बीजेपी, तो हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और बीजेपी के जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं दयाशंकर सिंह, वो तो यहां तक कह गए कि हमारी टॉक्स बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी अच्छी बातचीत हुई और 2022 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वो तो यहां तक कह गए। वो वही जान सकते हैं, लेकिन जो हम जानते हैं, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बताए हैं, वो जनता के सामने हमने रख दिया है कि एक पत्रकार ने जिस तरीके का सवाल किया है कि हम भाजपा के साथ जा सकते हैं। हाँ, भाजपा के साथ जा सकते हैं, उस शर्त पर जा सकते हैं कि जब देश में 52% आबादी पिछड़ों की है, सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना हो रही है, तो फिर पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना क्यों नहीं हो रही? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चल रहा है, वहां घोषणा करे कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, हम विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्नातकोत्तर मानक भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं।
समान शिक्षा लागू करें, हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। हम उत्तर प्रदेश में महंगाई जिस तरीके से जनता त्रस्त है, अगर महंगाई को कंट्रोल करते हैं तो हम विचार एक कर सेकंड, सकते हैं। अरुण अभी भी गोल गोल बातें कर रहे हैं, सीधे सीधे कहिए ना, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे किसी कीमत पर। बिल्कुल कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए। मैं नहीं जाऊंगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा जहां जाएगी वहां 2022 में सरकार बनेगी, ये तय कर लीजिए। कहना चाह रहा था, मतलब मैं आपकी बात सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर राष्ट्र की बात में गंभीरता से लूं, आप वादा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे? आप बिल्कुल गंभीरता से लीजिए कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो एजेंडे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बिजली, सड़क, हाँ। जो बुनियादी आरक्षण के सवाल का जो मामला है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे विचार, अगर ये पंचायत, ये जो सदन चलने जा रहा है विधानसभा में और लोकसभा में, अगर ये 15 दिन 20 दिन के अंदर एक फैसला कोई नहीं करते हैं, तो हमारा तो भागीदारी संकल्प मोर्चा काम कर ही रहा है। जिसको जहां जाना होगा वो जाए, बस हम तो मजबूती से काम कर रहे हैं धरातल पर। अगर मगर लग गया, असीम वकार, उसके बाद विनोद जी आपके पास भी आ रहा हूं। असीम वकार, अगर मगर लग गया, इसका मतलब मान लीजिए योगी जी ने आपके इस भागीदारी मोर्चे में लगा दी है सेंध। नहीं सर, असीम वकार, देखिए, नहीं, ये कोई सेंध कोई नहीं लगा रहा है। ये जो लोग कयास लगा रहे हैं वो सर, मैं एक बात उसमें कोई सच्चाई कहना नहीं। चाह रहा था। हाँ बोलिए असीम वकार। सर, मैं अरुण राजभर जी भागीदारी संकल्प मोर्चा में भी बहुत अहम भूमिका में है और पार्टी में भी। मैंने अपने बयान में जो बात कही थी, मैं पूरी गंभीरता से वो दोहरा रहा हूं। जब वो वीडियो का क्लिपिंग मेरे पास आई जिसमें अरुण राजभर जी के पिताजी भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वेनर और एसबी-एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि वो ओवैसी साहब को भी लेकर जाएंगे बीजेपी में, पत्रकार ने बहुत हैरानी और अचंभे से पूछा कि ओवैसी साहब बीजेपी में? तो कहले हाँ, क्यों नहीं जा सकते, जैसे शहनवाज और जफर इस्लाम वैसे ही ओवैसी साहब भी जाएंगे। ये बात मुसलमानों के साथ धोखा, ये बात हमारे दिल पर चुभ गई। आपको आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान किया, ये नहीं अपमान सहेंगे सर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार आदमी हैं सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार आदमी हैं। आप समझिए मेरी बात को। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कैसे तय कर देंगे कि आप उन्हें कहां ले जाएंगे? सर, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक रोष व्याप्त था, दुख था। कहां दिखाई दिया? आप इसको मानिए कि आपसे गलती हुई है, आप इसको मानिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आपके पिताजी से गलती हुई है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप जिस तरीके का आपको मंशा जाहिर कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओवैसी साहब यह बात मानते हैं कि जिन बुनियादी समस्या को लेकर लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की और समाज को हिस्सेदारी दिलाने के लिए जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने के लिए अगर जो भी पार्टियां, देखिए अभी आपने जो कहा हम जा रहे हैं, गठबंधन में तो गए नहीं, गठबंधन के फैसले कोई लिया नहीं गया। 4 दिन पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी सदस्य इकट्ठा हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें आप गायब क्यों नजर आ रहे थे? आप कहां खिचड़ी पका रहे हैं? आप भी तो तय करेंगे कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है उत्तर प्रदेश की जनता में। आप समाजवादी की राजनीति की है और माननीय ओम प्रकाश राजभर को समझने में आपको भी 10 साल लगेगा। होगा साहब, आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं वो जनता देख रही है, लेकिन हम किसी को अलग नहीं करना चाहते हैं, ना हम भाजपा के साथ जाने की मंशा रखते हैं। हमारा मंशा साफ है कि सम्मान समाज के लिए, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, उसके हिस्सेदारी के लिए जो भी पार्टियां भाजपा छोड़ करके हमारे साथ आना चाहेंगी, हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। ओके, असीम वकार, एक कमेंट और उसके बाद विनोद जी आपके पास आ रहा हूं और फिर घनश्याम तिवारी और अनिला सिंह। आपका गठबंधन तो ऐसा लग रहा है असीम वकार टूट गया। अब तो देख लीजिए, ये प्रवक्ता हैं एसबी-एसपी के अरुण राजभर, खुद कह रहे हैं अगर हमारे समाज के लिए सम्मान की बात करेगी बीजेपी तो जाएंगे बीजेपी के साथ। अब बचा क्या आपके इस भागीदारी मोर्चे में? सर ये अपनी पार्टी के मालिक, हम अपनी पार्टी के मालिक, इन्हीं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने साथ बीजेपी में ले जाने की बात कह के पूरे मुस्लिम समाज का अपमान किया, हमारी पार्टी का अपमान किया। हम तो इनसे ये उम्मीद ही नहीं रखते थे, हम तो उनसे उम्मीद रख रहे थे कि ये अपने गलती का एहसास करके माफी मांगेंगे कि गलती हुई। इन्हीं ने एक ईमानदार नेता के बारे में देश के ऐसी बात कही
इनको नहीं कहना चाहिए थी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं ओके, कहूंगा। ऑलराइट। हम इस शर्त पर विनोद अग्निहोत्री, ओके, जो मोर्चा ओके, बीजेपी के ऑलराइट। साथ जाएगा, ओके विनोद जी, हम उसके बाद आ रहा हूं साथ अनिला सिंह और गठबंधन घनश्याम नहीं करेंगे। तिवारी। विनोद जी पहले जरा अखिलेश यादव के दावे पर कमेंट करिएगा। 400 सीटें, मतलब मैं मजाक कह रहा था तो घनश्याम तिवारी कह रहे थे कि नहीं मजाक नहीं है, बाकी चीजें मजाक है। मजाक ही तो है। 403 में से 400 सीटें अखिलेश यादव। देखिए मानक जी, एक उपकार फिल्म का एक गाना था कि कस्में वादे प्यार वफाए, वादे हैं वादों का क्या। उसकी एक लाइन ठीक कर दीजिए, कस्में वादे प्यार वफाए, दावे हैं दावों का क्या। तो देखिए राजनीतिक दल इस तरह के दावे करते हैं। दरअसल दावे करने में अभी तक सबसे ज्यादा बीजेपी आगे रहती है। 300 पार, हरियाणा में 70 नहीं, लेकिन जीतती है ना भाई, वो उसने 300 सीटें जीती है। जी ने ऐसी सीमा बांध दी है 400 पार करके कि बीजेपी क्या कहेगी 403 पार अब नहीं कह पाएगी। तो उन्होंने एक डेड मतलब एक अपर लिमिट सेट कर दी कि 400 सीटें हम जीत सकते हैं। वो 3 भी क्यों छोड़ दी फिर? 300 जीतेंगे, 400 350 जीतेंगे, लेकिन अखिलेश जी तो 400 पे पहुंच गए। तो एक तरह से ये चुनावी लड़ाई का और मनोवैज्ञानिक लड़ाई का एक हिस्सा है। मुझे लगता है अखिलेश जी ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये इस तरह की बात कही है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो ऐसा नहीं कि सोच समझ के नहीं बोले होंगे, कोई ऐसे नहीं बोल गया कि झटके बोल के होंगे। वो उन्होंने अपनी जो चूंकि जोश में जिस तरह की यात्रा में मैंने देखा, मैंने भी वीडियोस देखे हैं, काफी लोग उमड़े, भीड़ उमड़ी, नौजवान आए झंडे लेकर। काफी दिन बाद अखिलेश जी जो है उतरे इस तरह से मैदान में। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने सीधे से 400 की एक सीमा रेखा तय कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए, जो अमित शाह जी हमेशा दावा करते थे बिहार में 150 पार, गुजरात वहां जो है पंजाब में वहां पे 70 पार। अच्छा, और एक देखिए एक और चीज सुनिए मानक जी, कई बार कमाल हो भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में 67 सीटें जीत गई थी आम आदमी पार्टी। 70 में किसने सोचा था कि 60 पार हो जाएंगे, लेकिन कई बार हो जाता है। ऐसे एक बार अरुणाचल में हुआ था। छोटे राज्यों में तो इस तरह की चीजें हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। 400 सीटें जीतना किसी भी पार्टी के लिए मुझे संभव नहीं दिखता है। लेकिन दावा है। अब दावा करने के लिए अनिला जी कहते हैं 403 पार, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। अनिला जी, आपने ये ट्रेंड शुरू किया है बड़े बड़े दावे करने का, इसीलिए विनोद जी कह रहे हैं, इसीलिए अब अखिलेश जी ने आप ही के गेम में एक ऐसी चाल चल दी है जिसकी कोई काट ही नहीं है। आशा करती हूँ इस बार मेरी आवाज थोड़ी बेहतर होगी पहले से। देखिए, ऐसा हमने तो जो कहा वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में जब भी जो दावा किया वो करके दिखाया। पर यहाँ पर जो अखिलेश यादव जी ने दावा किया है, और आपने कहा ये मजाक है, मुझे मजाक बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बिल्कुल उनको लग रहा है कि 403 में से 404, 405 सीटें उनकी आ जाएगी। गर्मी बहुत है, इसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। एसी में रहने वाला व्यक्ति अचानक गर्मी में बाहर आ जाए और साइकिल चला ले तो उसको हीट स्ट्रोक हो जाता है। और इस प्रकार की घर की वैसी बातें करना बहुत नॉर्मल सिम्टम। तो आज अखिलेश जी की तबीयत जो है थोड़ी नहीं, अनिला जी आपको याद है 2012 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी उत्तर प्रदेश में, तब यही अखिलेश यादव थे, साइकिल यात्रा लेकर निकले थे, पूरा यूपी घूमे थे, और उस जीत का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। आप उनको एसी का नेता बता रही हैं जी, और क्या, बिल्कुल एसी का नेता बता रही हूँ। तब तो पापा के अंडर में थे ना, पापा फिर भी काम करवा लेते थे। अब तो पापा चाचा सब आउट कर दिए गए हैं और जो मनाता है वो कर गए हैं। और इनके नारे पड़ रहे थे ना महाराज जी, ये जो आने लोगों ने खूब नारे मैं देख रही थी, ये यूपी का है, ये जनादेश आ रहे हैं, अखिलेश नई हवा है, नई तुप्पा है, बुजुर्गों का हाथ, युवा का साथ है। भाई महिलाओं की भी बात कर लो, किसानों की भी बात कर लो, हाँ गरीबों की भी बात कर लो, सारी अपनी अपनी बात। अखिलेश जी को केवल अपनी बात करनी है। तो सीधी सी बात है, अगर बुजुर्गों का साथ लेना है तो सबसे पहले अपने पिताजी और चाचा जी का तो आशीर्वाद ले लीजिए, जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे ठीक से अपने स्वार्थ के लिए। वैसे तो इनके परिवार, यादव जी की पार्टी बिल्कुल यादव की पार्टी है। यहाँ पर देख लीजिए, चाचा भतीजा, भंगा, मामा, बुआ, भाभी, चाची, सारे के सारे। जब इनकी मेन मीटिंग होती है ना, तो मेन मीटिंग में पूरा परिवार ही बैठा होता है, 2-4 थोड़े से और लोग आ जाते हैं। अच्छा अनिला जी, ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है अनिला जी, आपका जो ये आत्मविश्वास है कि समाजवादी पार्टी की ये हवाई नारे हैं और हम एक बार फिर जीतेंगे, उसके पीछे मुझे लग रहा है आपकी रणनीति भी है। जैसे मैंने अभी बताया ना, भागीदारी मोर्चे में आपने सेंध लगा दी है। ओम प्रकाश राजभर जी को ऐसा लगता है आपने आधा तो अपनी तरफ कर ही लिया है, बाकी आधा और कर लेंगे योगी जी और अमित शाह जी मिलके। तो ऐसा लग रहा है। देखिए, मैं तो राजभर साहब के लिए यही कहती हूँ कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं।
ऐसे व्यक्ति के साथ ही गठबंधन कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर 5 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दे रहे थे कि जिसने जाके गांधी की मजार पर चद्दर चढ़ा दी, तो राजभर साहब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं गए थे। और अभी आप देखिए जो दोनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इस प्रकार से रक्षम लट्ठा चल रही है। अच्छा अनिला जी, राजभर जी कैसे नेता है? राजभर जी कैसे नेता है? राजभर जी कैसे नेता है? नहीं ऐसे नेता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की शरण में आए थे तो 8 सीटें मिली थी, 4 जीत के। उससे पहले तो जब भी चुनाव लड़े इनकी जमानत जब्त हुई है, चाहे कुछ भी कहते हैं। आंकड़े झूठे होते हैं, आंकड़े ये भी बताते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी का अगर हम देखें कि 2017 में 2016 से पहले आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, वनवास कट नहीं पा रहा था। हाँ, हमारा तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। 2017 अगर यही भ्रम रहेगा तो 2024 के बाद से 24 साल का भ्रम रहेगा, हमारे सरकार बनाए हैं, हमारे लोगों ने वोट दिया है, तब 325 आई है। आपके अनिला जी के चेहरे पर वोट नहीं मिला है। अरे अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड। अरुण जरा सोच समझ के भाई, सोच समझ के जरा, क्योंकि अभी ये नेशनल टीवी पर, नेशनल सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं नेशनल टीवी पर पूरा यूपी, पूरा देश देख रहा है। बीजेपी पर अब जो भी निशाना लगाएं आज के बाद बड़ा सोच समझ कर लगाइएगा, क्योंकि अगर 2-4 दिन में गठबंधन हो गया तो फिर ये तीर निकलेगा, ये वापस नहीं आएगा। अवसरवादी राजनीति नहीं करते हैं, हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बतावे 2013 से पहले महंगाई पर खूब बाजा बजा रही थी। आज सरसों का तेल का रेट क्या है, सिलेंडर का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है? अच्छा मैं समझ गया। ओके अरुण एक सेकंड, मैं समझ गया। एक मिनट, मैं समझ गया। अरुण आपकी पार्टी दरअसल क्या कर रही है, और आपके पिताजी, आपके पार्टी के नेता, वो शायद दोनों विकल्प भी खुले रखे हुए हैं कि अगर बीजेपी के साथ अच्छा लगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई तो बीजेपी के साथ जाएंगे, वरना अलग से एक भागीदारी मोर्चा तो वहां बना हुआ है ही। अच्छा अनिला जी एक कमेंट और करिएगा। समाजवादी पार्टी 400 कह रही है, आपका इस बार दावा क्या है? अरुण एक सेकंड आ रहा हूं। अनिला जी आपका दावा क्या है इस बार, कितनी सीटें जीतेंगे? 300 पार। जैसा पहली बार हमने कहा था, अभी भी हम यही कह रहे हैं 300 पार। और हर एक बात पर घनश्याम तिवारी जी महाराज जी की फोटो को देखकर कह रहे थे डरावनी फोटो। साहब डरिए, जिस प्रकार के अपराधियों की पार्टी है ना समाजवादी पार्टी, चरित्र अपराधीकरण का है, तो अपराधीकरण जिसका चरित्र हो लोगों को डरना चाहिए। दोबारा आइए घनश्याम तिवारी, होने से पहले ना फोटो देख लिया करिए हमारे मुख्यमंत्री जी की। ओके, नहीं उन्होंने वो शब्द वापस ले लिए थे, जीएसटी ने वो शब्द वापस ले लिए थे, तो उस बहस को छोड़ देते हैं। घनश्याम तिवारी, ऐसा लग रहा है कि आप सारे के सारे विपक्षी दल अलग अलग लड़ेंगे, और अब तो योगी जी ने देखिए एक और चाल चल दी है, राजनीतिक चाल। ओवैसी और राजभर का गठबंधन ऐसा लगता है बीच में से आधा कर दिया। राजभर अगर उधर चले गए तो फिर आप 400 तो छोड़िए, फिर तो और दिलचस्प हो जाएगा मुकाबला। देखिए मैं 3 बातें कहूंगा। पहले इन्होंने कहा हीट स्ट्रोक, मैं बताता हूं हीट स्ट्रोक क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले आदित्यनाथ जी का एक बयान सार्वजनिक हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी सरकार ने 80 रुपए यूनिट बिजली देना शुरू किया है। हीट स्ट्रोक इसे कहते हैं। जो सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में 6 फूड पार्क प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे, पूछ लीजिए। 6 शहरों में मेट्रो बनाएंगे, पूछ लीजिए। 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, पूछ लीजिए। हर बेटी को 50,000 रुपए का स्कॉलरशिप देंगे, पूछ लीजिए। 15 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध होगी, पूछ लीजिए। देखिए हीट स्ट्रोक इसे कहते हैं। आप समझते हैं कि दावे क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई ऑक्सीजन से के बगैर नहीं मरा, सबके पास बेड था, दवाई थी, कोई लाशें नहीं बही, ये दावे होते हैं, ये मजाक होता है। ऐसा कोई एक विधानसभा क्षेत्र बता दें अनिला जी, जो कि इनकी ठकुराई पार्टी ने किसी भी विधानसभा क्षेत्र नहीं, वो ठीक है, वो बात आप कह चुके। मैंने आपसे पूछा, अब तो ये भागीदारी मोर्चा भी टूट रहा है, आप देख रहे हैं प्रदेश में क्या बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग, कितनी बढ़िया एक बार फिर से लग गए हैं योगी जी और अमित शाह जी। आज स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो साइकिल यात्रा निकाली है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में उत्साह बढ़ा है, वाकई युवाओं को लग रहा है कि एक ऐसा नेता सामने आएगा पुनः जो काम की राजनीति करेगा, जो रोजगार की राजनीति करेगा, जो सुबह शाम लोगों को बांटने की राजनीति नहीं करेगा, जो इस तरीके से जनता का पैसा बर्बाद करके इश्तेहार नहीं निकालेगा जब उसके अपने प्रदेश में देश के आधे कुपोषित बच्चे हैं।
ये जनता के पैसे पे पोषण के ऊपर निकाला हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का इश्तेहार है, जिसमें आदित्यनाथ जी की फोटो है, प्रधानमंत्री जी की फोटो है। जीएसटी एक सवाल और अभी अनिला जी कह रही हैं हम तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 300 पार कहा था तो 300 पार लेके आए थे। आपके दावे को कोई गंभीरता से क्यों लेगा? मैं ये कह रहा हूं कि जो 80 रुपए यूनिट बिजली देने की का दावा जो है उसे गंभीरता से ले लीजिए। 70 लाख युवाओं के रोजगार का दावा गंभीरता से। अच्छा, उधर आसिम वकार कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे तो भी 100 में से 90 ले आएंगे। हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनने वाली। आज आप हमारी साइकिल यात्रा देखिए, जनता ने मन बना लिया। जनता उत्तर प्रदेश से कंसराज जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सभी लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ अनिला जी बोलिए, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं आसिम वकार जी। हाँ, कंसराज जा रहा है तो भगवान श्री कृष्ण अखिलेश यादव भी है रासलीला में बस, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि खूब क्वेश्चन जनता जो बिल्कुल ये तो सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा अगर बेसिक पॉपुलेशन है तो वो मेरे उत्तर प्रदेश में 3.1% का सर्च हुआ है। इसीलिए तो हम ये पॉलिसी भी लाए हैं जो पॉपुलेशन को लेकर, जिसके ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा राजनीति करते हैं। ये तो फैक्ट है ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ। मैं समझ गया आसिम वकार, आप बोलिए। मैं समझ गया आसिम वकार, आप समझ रहे हैं अनिला जी किस तरफ इशारा कर रही हैं? चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है। ऐसे में आपका अकेले लड़कर 100 में से 90 सीटें जीतने का दावा, घनश्याम तिवारी ने देखा अभी आपकी बात को, तो मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। आपको गंभीरता से कोई ले ही नहीं रहा है। नहीं सर, नहीं, मसला यह है कि जबान से बोलने में क्या जाता है सर। कोई 350, 350 जीते ले रहा है, कोई 400 जीते ले रहा है, तो सर जब सब दावे कर रहे हैं तो हमने भी दावा कर दिया। दूसरी बात, चुनाव किन मुद्दों पे होगा ये तो जनता तय करेगी सर। चुनाव होगा सरसों के तेल पर, चुनाव होगा महंगाई पर, चुनाव होगा डीजल पेट्रोल पर, चुनाव होगा बेरोजगारी पर। देखिए चुनाव किस पर होता है सर, जनता को तय करने दीजिए। और सच्चाई यह है कि जनता इस वक्त मुंह दबा के बैठ गई है। जनता ने तय कर लिया है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी जाएगी। जनता ने बिल्कुल मूड बना लिया है, मन बना के बैठ गई है। अब लोग अपने आप में जो दिल चाहे करें, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार बदलने जा रही है। बताइए आसिम वकार, आप तो मुसलमानों की हमेशा से बात करते आए हैं, उनकी आवाज उठाते आए हैं। आप भी महंगाई, बेरोजगारी, तेल, डीजल और इन सब की बातें करने लगे। मुसलमान किसकी तरफ देखेगा फिर, अगर आप भी इन सारे मुद्दों से हटके, मुसलमानों के मुद्दों से हटके? नहीं तो क्या मुसलमान सर, नहीं तो सर क्या, अरे सर मुसलमान क्या सरसों का तेल नहीं खाता है? क्या मुसलमान अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाता है, पानी से चलाता है? क्या मुसलमान को रोजगार नहीं चाहिए? क्या मुसलमान के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं सर, उनको भी फीस जमा करना होती है, बिजली का बिल देना होता है। तो जो जनता के मुद्दे हैं, जो 22 करोड़ आवाम के मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। ओके विनोद जी, आपने अखिलेश यादव के 400 सीटों के दावे का तो सही विश्लेषण कर दिया। हो सकता है कि एक माइंड गेम हो, जैसा होता है अक्सर। अब ये भागीदारी मोर्चे में आपको लगता है वाकई योगी जी ने सेंध लगा ली? आधी तो लग गई है, बाकी आधी दरार खुलना बस बाकी है। देखिए इन मोर्चों के बारे में फिर मैं एक फिल्मी गाना गाऊंगा। हाँ। कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। हाँ। तो वही हाल जो है मोर्चे और दलों का होता है इस देश में। भागीदारी मोर्चा बना, मुद्दों को लेके बना। अब राजभर जी जो है, ओम प्रकाश राजभर जी ने कुछ दिनों पहले, जब याद होगा, जब योगी जी यहाँ आए थे दिल्ली, और वहां अनुप्रिया पटेल और निषाद मिले थे जाकर के अमित शाह जी से, तो राजभर जी का एक बयान था कि भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई सवारी नहीं करेगी। अब वो योगी जी से मिल रहे हैं और उसमें मुद्दे तलाश रहे हैं, तो ठीक है, ये उनकी अपनी राजनीति है। उनको लग रहा है कि शायद ये डूबते हुए जहाज में जो है कुछ सहारा मिल गया है, तो वो बैठ जाए। अब वकार साहब ने जो है सीधे एक तरह से चैलेंज कर दिया कि अगर वो बीजेपी के साथ जरा भी रिश्ता रखा उन्होंने तो हम अलग हो जाएंगे। तो कुल मिला के इस मोर्चे का भविष्य तो अभी से दिखाई पड़ने लगा है। और अगर जिस तरह से अरुण जी के बीच में और वकार जी के बीच में बहस हुई है अभी, अगर इस बहस के साथ ये मोर्चा लेके भी जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता किस आधार पर इनको चुनेगी? कि जब चुनाव से पहले आपके बीच में ये हाल है, तो चुनाव के बाद क्या हाल होगा? तो पहली बात तो इनको ये अपने कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे। ये इस तरह के जो मतभेद हैं, बैठ करके ओम प्रकाश राजभर जी को
और अपने ओवैसी साहब को बैठ के तय करना पड़ेगा कि भाई बीजेपी को लेके क्या रिश्ता रखना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि दावे की जहां तक बात है, उन्होंने 100 में 90 खुद ही कह दिया असीम वकार साहब ने कि भाई ये तो हमने भी बोल दिया, कोई 350 कह रहा, कोई 400 कह रहा, तो दावे करने का हक तुम्हारे व्यक्ति को है, उनको भी हक है, वकार साहब को भी, अखिलेश जी को भी और बीजेपी को भी, सबको हक है। तो लेकिन चुनाव जो होगा वो निश्चित रूप से चुनाव जो है, दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। ठीक है, इस बार का मुझे नहीं लगता चुनाव 2 पर 2 होगा। हाँ। इस बार बहुदलीय बहुकोणीय चुनाव होगा। तो विनोद जी इसीलिए कह रहा हूं, ऐसे में अगर मान लीजिए अरुण राजभर बैठे हैं, इनकी पार्टी अगर भागीदारी मोर्चा छोड़कर, ओवैसी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चली जाती है, जिसकी संभावना अब दिख रही है, अगर चली जाती है तो फिर मतलब बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी जीत होगी चुनाव से पहले ही। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इसमें 2 तरह का फायदा भारतीय जनता पार्टी को। एक फायदा तो माइंड गेम का होता है कि भाई देखिए जो साथी छोड़ के चले गए तो लौट रहे हैं, जैसे अपना दल अनुप्रिया पटेल लौट आई, छोड़ा तो नहीं था उन्होंने, लेकिन नाराज बैठी हुई, और ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए जो अलग हो गए थे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक ये कहने का मौका मिलेगा कि हमारा पक्ष सबसे मजबूत है, इसलिए हमारे साथ हमारे पुराने साथी लौट रहे हैं। और साथ ही जो राजभर जी का जो जनाधार है इनकी पार्टी का, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि जब नेता जाता है तो उसके समर्थक और कार्यकर्ता और जनाधार भी जाता है, उसका भी फायदा होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि राजभर जी ने जब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहते हुए भी सरकार को नहीं बख्शा, और उसके बाद फिर पार्टी से अलग हुए, सरकार से अलग हुए, और उन्होंने लगातार जो सरकार पर निशाने साधे, जो हमले किए, उन सवालों को लेकर के लोग उनसे सवाल जरूर पूछेंगे कि भाई आप लगातार ये बात करते रहे और अचानक जो है आप वापस उसी सब पार्टी में आ गए जिसके खिलाफ आप लगातार बोलते रहे। तो इस सवाल का जवाब भी उनको देना पड़ेगा। तो एक क्रेडिबिलिटी का मुद्दा भी आता है, एक राजनीतिक साख का भी मुद्दा आता है। तो भाजपा के लिए तो फायदे का सौदा है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के लिए कितना फायदे का सौदा है ये वो खुद तय करेंगे। अरुण बताइए, अरुण दो नाव पे जो आप पैर रख के सवारी कर रहे हैं इस समय, कि इधर जाएंगे बाद में तय कर लेंगे, ऐसा ना हो कि आप ना उधर के रहें ना इधर के रहें। जो आपका वोट बैंक है, जो आपके अनुयायी जो हैं, आपके मानने वाले जो वोट देते हैं आपको, ऐसा ना हो कि वो आपको छोड़ दें। देखिए, पूरे प्रदेश में 25 से 30 लाख बंजारा समाज है और एक एसआई है पूरे उत्तर प्रदेश में। 1700 थाने में एक एसआई है। भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं पचा पाई, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर को कैसे पचा सकती है और हम वहां कैसे पच सकते हैं? हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर ने तो क्लियर कर दिया कल कि हम भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, हम निजी संबंधों से सबसे मिलते रहते हैं, इसका मायना गठबंधन से नहीं लिया जाएगा। हाँ, हम जिधर जाएंगे भागीदारी संकल्प मोर्चा, भाजपा छोड़ जिधर जाएगी 400 पार सरकार वही बनेगी। ये नोट कर लीजिए, आप चैनल पर चला दिए कि 400 सीटें वही लाएगा जिधर भागीदारी संकल्प मोर्चा जाएगा, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जिधर जाएगा। अरे मोर्चा फिर देखिए, ना दो तरह की बातें कर रहे हैं आप। एक सेकंड, आप मोर्चे की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी के साथ जाएंगे तो ओवैसी साहब आपके साथ थोड़े आने वाले हैं, मोर्चा रहेगा ही नहीं अगर आप बीजेपी के साथ जाएंगे तो। मानक जी, हम भाजपा के साथ कहां जा रहे हैं? आप कहां से कयास लगा रहे हैं? हम भाजपा के साथ जा ही नहीं रहे हैं। आपके पिताजी सुनिए, खुद पिछले 3-4 दिन में 3-4 अलग-अलग तरह के बयान दे चुके। आप भी पिछले पौने घंटे में मेरे शो पर बैठकर 3-4 अलग-अलग बयान दे चुके। इसका मतलब क्लियर है, साफ है, आपने दोनों विकल्प खुले रखे हैं। सुनिए, कोई विकल्प नहीं हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद है। विपक्ष की जो मजबूत पार्टियां हमारे एजेंडे के साथ, शिक्षा निःशुल्क देने के सवाल पर, निःशुल्क बिजली देने के सवाल पर, और स्वास्थ्य निःशुल्क देने के सवाल पर, और 33% महिलाओं को आरक्षण दिलाने के सवाल पर, अनिला जी, रास्ता दरवाजा बंद हो गया। जो भी हमारे अनिला जी, दरवाजा बंद हो गया, उसका स्वागत करेंगे। अनिला जी, दरवाजा बंद हो गया। अभी आप तारीफ कर रही थी, बताइए, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। अरुण राजभर ने दरवाजा बंद कर दिया। अब इनको अपने पिताजी से जाके बात करनी चाहिए ना। ये तो हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए अनिला जी, आप भाजपा के प्रवक्ता ही नहीं है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रयास मत करिए। आपके बयान से अरुण बोलने दीजिए, आपका वजन समझते ही नहीं। अरे बोलने दीजिए, एक सेकंड, एक करके। हाँ अनिला जी, वाले चुनाव लड़ लेते तो सबसे पहले तो अपने पिताजी आपको आंकड़े कुछ नहीं पता है। 2017 में हमारे साथ आ रहे बात आप कैसे सुबह का शाम को उससे पहले 14 साल वनवास काट रहे थे आप। उत्तर प्रदेश कोई पूछ ही नहीं रहा था उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल शौक से लड़ी। आज अनिला जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, घनश्याम तिवारी इस पर बोलेंगे क्या? ये सारे साजिश। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कोई साजिश नहीं। घनश्याम तिवारी इस पर बोलिए ना जरा। घनश्याम तिवारी, अगर सारी पार्टियां अलग, अरुण एक सेकंड,
घनश्याम तिवारी, अगर सारी पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी योगी जी के खिलाफ और सारे के सारे छोटे दल सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति के तहत जो पहले किया था बीजेपी ने, अगर वही फिर से करने में कामयाब हो गई, अनुप्रिया पटेल भी वापस, निषाद भी वापस, राजभर जी भी वापस, फिर तो नतीजा भी वही होगा जो पहले हुआ था। बड़ी आसान सी बात है, जनता इस बात को समझती है। ये राजनीतिक दल योगी जी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। समूची उत्तर प्रदेश की जनता आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनके अहंकार, उनकी ढिठाई, महंगाई और इस त्रासदी के खिलाफ लड़ रही है। उसे एक बेहतर भविष्य चाहिए और उसमें उसको एक विकल्प चुनना है और वो विकल्प उनको अखिलेश यादव जी, उनके काम और उनकी जो पहचान है अपने काम के आधार पर, वो दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी जाति बेरोजगार युवाओं की जाति है और वो बेरोजगार युवाओं की जाति ने तय कर लिया है कि उन पे लाठी बरसाने वालों को उखाड़ फेंकेंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे। क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं विनोद जी आपको। विनोद जी, क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं। आसिम वकार भी वही बात कह रहे हैं और घनश्याम तिवारी भी वही बात कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा वो महंगाई पर, पेट्रोल डीजल पर, कोरोना पर, बेरोजगारी पर, इन पर होगा। लेकिन अनिला जी ने इशारा कर दिया जनसंख्या नीति और भी इस तरह के मुद्दे आएंगे। लगता है आपको कि हाँ, मुद्दा कौन सा प्रमुख रहेगा? जनता पार्टी का जो है निर्णायक अस्त्र जो है वो तो हिंदुत्व की राजनीति, और निश्चित रूप से जिन सवालों को घनश्याम तिवारी या वसीम बकार जी या और विपक्ष के नेता उठाते हैं, वो बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, कोविड मैनेजमेंट का सवाल, कुपोषण का सवाल और सारे सवाल, उन पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच में। और चूंकि उन मुद्दों पर वो बहुत सहज नहीं है, असहज है, उसके पास उस तरह के जवाब ठोस नहीं है क्योंकि कई चीजें सामने है, तो वो चुनाव को, चाहे जनसंख्या नीति हो, चाहे वो अलकायदा का खतरा हो, चाहे कोई और मसला हो, या ओवैसी जी के आक्रामक बयान भी आएंगे, उनका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी। वो एक हिंदुत्व का गोलबंदी करने की पूरी कोशिश करेगी जो 2017 में भी किया था। अब ये घनश्याम तिवारी जी की जो पार्टी है, अखिलेश जी, और उधर बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी और कांग्रेस या वकार साहब खुद जो विपक्ष में है, ये उनके वो कितने उनके अंदर कितना राजनीतिक मादा है। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बना दिया था और आखिर तक ये तय नहीं हो पाया था कि भाजपा वहां सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। बना लिया अलग बात है, लेकिन शिद्दत के साथ और जिस आक्रामकता के साथ तेजस्वी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, क्या अखिलेश जी या विपक्ष के लोग इस तरह का मुद्दा बना पाएंगे? ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भाजपा अपने हिंदुत्व के कार्ड को कैसे खेल पाएगी, इन दोनों मुद्दों देखते हैं। अभी तो ढंग से कैंपेन शुरू भी नहीं हुआ है, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं कैंपेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पता चलेगा। और उससे पहले देखना यह है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी क्या भागीदारी मोर्चे में रहती है या फिर बीजेपी के साथ चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आपका, विनोद अग्निहोत्री आपका, अरुण राजभर, असीम वकार, घनश्याम तिवारी, अनिला सिंह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।